इंसाफ न्यूज नेटवर्क की खुसूसी प्रोग्राम संडे फाइल्स में आप सबका खैर मकदम। हर हफ्ते मुल्क और दुनिया में बहुत सी अहम अहम खबरें सामने आती हैं। कुछ खबरें सिर्फ सुर्खियां बनती हैं, जबकि कुछ खबरें अपने अंदर बड़े सियासी, समाजी, अवामी असरात रखती हैं। संडे फाइल में हम हर हफ्ते की ऐसी अहम खबरों का इंतखाब करते हैं, फिर उसका तजिया आपके सामने पेश करते हैं ताकि उसके हकायक, मुमकिन असरात को समझने में आसानी हो। इन अहम खबरों का बेबाक और गहराई से तजिया करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी डॉक्टर खालिद मुल्ला साहब। डॉक्टर खालिद मुल्ला कई मेन स्ट्रीम मीडिया से वाबस्ता रहे हैं। डॉक्टर खालिद मुल्ला साहब, आपका इंसाफ न्यूज नेटवर्क पर खैर मकदम है। आइए हम पहली खबर से इसकी शुरुआत करते हैं। इस हफ्ते जिन खबरों ने सुर्खियों से आकर अपने असरात छोड़े हैं, उनमें तीन बड़ी अहम खबरें हैं। पहली खबर यह है कि दिल्ली में जंतर मंतर जो गुज़िश्ता महीने में जिंदगी के एहतजाज की वजह से मशहूर हुआ था, वहां पे एंटी रिजर्वेशन एहतजाज हो रहा है, जिसमें ज्यादातर वो लोग हैं जो बीजेपी के रवायती वोटर हैं। और ये तबका रिजर्वेशन के खिलाफ एहतजाज कर रहा है और उसको कह रहा है कि भारत में तालीमी निजाम का फैसला उसी वक्त होगा जब मेरिट की बुनियाद पर दाखिले हों। सवाल यही है कि क्या रिजर्वेशन जिन बुनियादों के लिए शुरू किया गया था, क्या वो बुनियाद खत्म हो गई? जबकि हकीकत ये भी है कि भारत में आज भी आला तालीमी इदारे, अहम इंस्टीट्यूशन में समाजी तफाकुर या समाजी तफरीक बड़े पैमाने पाया जाता है। और अभी भी समाज के जो निचले तबकात हैं, एससी, एसटी, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज, वो बराबर के हकदार नहीं बन पाए। ऐसे में इंटीग्रेशन जो तहरीक है, उसके पीछे कौन लोग हैं और क्या कर रहे हैं? दूसरी जो अहम खबर है वो ये है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने काबीना के तमाम साथियों से कहा है कि आप सोशल मीडिया पर सरगर्म हो ताकि जेंजी की हिमायत हासिल कर सके। और तीसरी अहम खबर यह है, इस पूरे हफ्ते वंदे मातरम को लेकर सियासी बयानबाजी जोरों शोर रही। अहम सवाल ये है कि जो वंदे मातरम पर जो 80 साल बाद फिर बहस तेज हो गई है, उसके पीछे मकसद क्या है? आइए हम इन तीन खबरों का तजिया जानते हैं। की वजह से ये सारी गड़बड़ियां हो रही हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल है तो हुक्मरानों को आप जब जिम्मेदार ठहराते हैं किसी चीज के लिए, तो आपका सीधा टकराव जो है वो इक़्तिदार से होता है। और यहाँ चूंकि स्टूडेंट्स थे, नौजवान थे और तलबा तहरीक ये बन गई थी जो पूरे अवाम की भी हिमायत हासिल कर रही थी, तो एक ऐसा माहौल बन गया, ऐसा नैरेटिव बन गया जिसमें स्टूडेंट्स के हक में मुल्क के, समाज के और दुनिया के अलग अलग तबके और सोशल स्ट्रेटा के लोग ये सपोर्ट में खड़े हो गए थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सोशल मीडिया और उसके बाद में एक नैरेटिव बनाने में ये नौजवान कामयाब हो गए थे कि हुकूमत जो है वो कुछ ना कुछ छुपा रही है और गुनहगारों और गलत काम करने वालों के पीछे खड़ी है, न कि तलबा के साथ में खड़ी होने की कोशिश कर रही है। तो कुल मिलाकर के ये जो माहौल बन गया था, और अल्टीमेटली बाद में फिर एजुकेशन मिनिस्टर प्रधान जी को इस्तीफा भी देना पड़ा, तो हुकूमत की बड़ी हजीमत हो गई थी, फजीहत हो गई थी और हुकूमत सख्ते में थी कि आखिर ये क्या हो गया, कैसे हो गया, और ये स्टूडेंट्स का हम सामना कैसे करें, मुकाबला कैसे करें। और सबको एक तरीके से सांप सूंघ गया था कि वो कुछ करने के और न करने के बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे, गोया कि सख्ते में आ गए थे। तो कुल मिलाकर के ये जो माहौल था, इस माहौल में जो हुक्मरान तबके के और संघ परिवार के अलग अलग फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इंटेलेक्चुअल्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, प्रचारक हैं, इन सबको ऐसे लगने लगा कि अगर इस तरीके से नौजवान सड़कों पे आ गए और वो इक़्तिदार को झुकाने लगे, तो समाज का ताना बाना जो है उनके नुक्ते नजर से कहीं गड़बड़ा न जाए या बिगड़ न जाए। तो उनके लिए ये जरूरी था कि इस स्टूडेंट एनर्जी को जो एक तरफ एक डायरेक्शन में मोबिलाइज हो चुकी है, उसको कहीं ना कहीं दूसरी जानिब जो है वो लेके जाएं और नैरेटिव के ऊपर कहीं असरअंदाज होने की जो है वो कोशिश की जाए। तो इसलिए वो नौजवान या स्टूडेंट्स के जो इस तलबा तहरीक के को मुनासिब नहीं समझ रहे थे या नजरियाती तौर पर इसके मुखालिफ थे,
उन्होंने एक एंटी रिजर्वेशन फ्रंट कैंपेन जो है वो शुरू कर दिया और इस तरीके से स्टूडेंट्स को दूसरी जानिब लेकर के जाने की एक तो कोशिश, और उससे भी ज्यादा मुझे ऐसा लगता है वो ये कि कम अज कम जो डिमोरलाइज हो गया है संघ का पूरा परिवार और हुकूमत, तो अपने सपोर्टर्स और अपने वोटर्स और अपने कैडर, अपने कार्यकर्ताओं और प्रचारकों को कम अज कम एक इस तरीके से मोरल सपोर्ट मिले या एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे, आवाज देने के लिए उनको जो है वो कोई मौका दिया जाए, ये भी एक उसके पीछे का मकसद रहा होगा। तो इसलिए एंटी रिजर्वेशन की जो मुहिम है ये कोई पुरानी तो नहीं है, इसके बैकग्राउंड पे अगर आप आगे और सवाल करेंगे तो हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो यह है कि एक नैरेटिव को चेंज करने और साथ ही साथ जो है वो अपने डिमोरलाइज कैडर और रूलिंग पार्टी को ठीक से संभलने का मौका देने की एक कोशिश सी लगती है। सर मेरा सवाल दो है कि एक तो आपकी बात से वाज़ेह होता है कि स्टूडेंट मूवमेंट को डाइवर्ट करने के लिए या कमजोर करने की एक कोशिश है, लेकिन अगर आप देखें कि बीजेपी और आरएसएस हमेशा सोशल इंटीग्रेशन तो रहे हैं और ये इनका ये अंदर से ख्वाहिश रही है कि बड़ी जाति का गलबा रहे, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग के जरिए भी इलेक्शन जीतते हुए आए। तो क्या एंटी रिजर्वेशन की जो मुहिम है जिसके पीछे बीजेपी और आरएसएस खड़ी है, क्या उनका सियासी नुकसान उनको नहीं होगा? जो लोग दलित समाज से या पसमानदा समाज से आते हैं, इस मूवमेंट की वजह से उन बीजेपी से दूर नहीं हो सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग के लिए बीजेपी ने बड़ी तगोदो की है, बड़े जतन किए हैं, बड़ी कोशिशें की हैं और इसको उन्होंने रीजनल और लोकल लेवल पे बड़े चाबुकदस्ती के साथ में अमल में लाया है। ये बात आपकी सच है और साथ ही साथ ये भी एक सच है कि ये ऐसे इश्यूज को वक्तन फवक्तन उठाते रहते हैं कि जिसके जरिए से उनका एक एक तबका, एक एक वोटर का हल्का जो है वो किसी तरीके से खुश होता रहे। तो समाज के जिस तबके को, हिस्से को जो चाहिए वो दिया जाए, इस तरह की एक सोच या अनरिटन पॉलिसी शायद भाजपा के अंदर या संघ परिवार के अंदर होगी या नजर आती है। तो जिसके कारण ये कहा जा सकता है कि वो सभी तबकों के लिए, सभी के लिए काम करते हैं। मिसाल के तौर पर यही देख लीजिए कि जो एंटी रिजर्वेशन का गिरोह इस वक्त एक्टिव हो गया है, तो ये आपने शुरू में अपनी तमहीद में बताया भी कि इसमें वो लोग भी हैं कि जो मोदी साहब को, प्रधानमंत्री को और सरकार को या भाजपा को भी बुला भला कहते रहे हैं या कह रहे हैं। तो उसी से आप अंदाजा लगाइए कि ये कोई सिर्फ एक चीज ऐसी नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे ये एंटी रिजर्वेशन कैंपेन खड़ा हुआ है। इसमें वो एक सोच, बुनियादी सोच जो है, जो इंसान को इंसान बनने नहीं देती, जो सारे इंसानों को बराबरी का दर्जा देना नहीं चाहती, जो भारत के सारे समाजों को एक लेवल पे, एक सतह पे, एक समान सतह पे, तल पे, समतल पे आने देना नहीं चाहती, जो कमजोर तबकों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती, और जहां हेगेमनी और एक समाज का और एक विचारधारा का डोमिनेंस रखा जाए, इस तरह की जो सोच रखने वाले लोग हैं, वो लोग दरअसल इस मुहिम के पीछे हैं। तो उनके लिए ये ज्यादा मायने नहीं रखता कि इस वक्त जो है वो सत्ता में कौन बैठा है, कुर्सी पे कौन है और कौन नहीं है। तो इसलिए ये बात आप देखिए कि ऐसे लोग भी कि जो सत्ता को बुरा भला कह रहे हैं, वो बल्कि मैंने देखा कि वो ज्यादा इसमें एक्टिव हैं, सरगर्म है इस मुहिम के लिए। तो एंटी रिजर्वेशन के बारे में ये कहना मुश्किल है कि ये भाजपा के समर्थन से चल रहा है या उसके नाराज ग्रुप की जानिब से चलाया जा रहा है। मोटे तौर पर यही कहा जा सकता है कि पॉलिटिक्स से हट करके भी इसके कई सारे पहलू हैं जिनके ऊपर जिसके ऊपर नजर रखने की हमको जरूरत है। सर मेरा इस टॉपिक पे मेरा आखिरी सवाल है कि जिस तरह से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो नया कानून आया है, एंटी रैगिंग कानून आया है, जिसमें दलित और एसटी को की हिमायत में कानून, उसको लेकर इस तरह सवर्ण तबका जो है एजिटेशन कर रहा है, और ये भी इसमें इस तारीख में एंटी रिजर्वेशन में भी ये वाला हिस्सा ज्यादा शामिल, और ये एंटी रिजर्वेशन वाला जो एजिटेशन है। देखिए सवाल मेरा ये है कि जो दलित तबका है या एसटी है, बैकवर्ड क्लास है, ये इसके खिलाफ खुल के मैदान में नहीं आ पा रहे हैं। तो आखिर उसकी वजह क्या है? जबकि पहले रिजर्वेशन की हिमायत में लोग खुल के बोलते थे, बातचीत करते थे, कई सियासी जमातें वजूद में आई इसी रिजर्वेशन की हिमायत में। अब ये तबका खामोश क्यों हो चुका है?
ये तबका खामोश है, पसमानदा लोगों का ऐसा कहना मुश्किल है। उसमें एक लेकिन बात को सड़क पे हमको नहीं है, समझना सड़क सड़क पे नहीं है। हाँ, सड़क पे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात आपने बहुत सही कही। आप देखिए कि जो आपने शुरू में सोशल इंजीनियरिंग की बात की थी, भाजपा ने उसपे मास्टरी हासिल की है, पीएचडी हासिल कर ली होगी शायद। तो उसमें सत्ता में, सरकार में भी हर तबके के लोग मौजूद हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं है, वरना हर धर्म, हर जाति के लोग मौजूद हैं उसमें। और सबसे बड़ा नाम जो महाराष्ट्र में है रामदास आठवले का, वो देखिए कि पिछले समाज से आते हैं और उन्होंने जो है उनको मंत्री पद दे करके जो है उनके सारे समाज को जो है ओबलाइज कर लिया है। उसके बाद में बिहार से जो है वो आप देखिए कि पासवान जी के बेटे, उनको जो है ना वो मंत्रिमंडल में लेकर के जो है वो एक बड़ा तबका जो है उसको साध लिया है। और ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण बिठाया है और दूसरे राज्यों में भी उन्होंने इस तरह की कोशिशें की हैं कि जहां से उनको पिछले तबकों का और पिछले कई वर्षों में ये देखा जा रहा है, पिछले कई इलेक्शंस में, कि भारत के बड़े ओबीसी तबके का समर्थन जो है ना वो भाजपा को मिला है और बड़े पैमाने पे मिला है, जो पूरे देश में एक तरीके से मिलता बढ़ता हुआ देखा गया है। तो अगर हर समाज को उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया, उनकी बातों को सुना या उनके कुछ काम किए नहीं किए, तो ये कहा जा सकता है कि उनके साथ में उनकी जो निचले पिछड़े तबकात की लीडरशिप है वो भाजपा के साथ में जुड़ गई है। और वो लीडरशिप जो है वो शायद अपने कैडर को वो सड़कों पे उतरने नहीं देना चाहती। तो जाहिर है कि वो जो जोश जज्बा कैडर में होना चाहिए था इस तरह की मुहिम के काउंटर करने के लिए, वो न दिखाई नहीं देता। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि पिछले 5-25 सालों में मैं कहूंगा कि जितने भी राजनीतिक संगठन हैं या गैर राजनीतिक संगठन हैं, एनजीओज हैं, या किसी तरह के कार्यकर्ता लोग रहे हैं, तो धीरे 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 करके संघ की कोशिशों से और भाजपा के पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के कारण और उनके लीडरों के बयानात और एक्टिविज्म के कारण, और इसी तरह से जो पूरा एक परिवार जिसको वो कहते रहे हैं, उन परिवार के अलग अलग अंगों को लेकर के उन्होंने जिस तरह से समाज में मोबिलाइजेशन किया है, तो पिछले 5-25 सालों में धीरे धीरे करके ये जो कैडर समाज में एक्टिव था और जो सड़कों पे उतरा करता था, खास तौर से पिछड़े समाज का, वो धीरे धीरे खिसक गया है। चाहे वो बीएसपी हो, अब उसका उतना मजबूत कैडर नहीं रहा जिसके लेके वो मशहूर थी। कांग्रेस हो, उसका सेवा दल है, या उसके दूसरे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्टूडेंट और यूथ विंग वगैरह रही है, उसमें से बहुत सारा कैडर जो था वो रफ्ता रफ्ता करके उनके पास से खिसल के चला गया है। जो एनजीओज और एक्टिविस्ट किस्म के लोग हुआ करते थे, तो उनको भी जो राम कर लिया है भाजपा ने। तो कुल मिलाकर के ये देखिए आप, एक बड़ा पस मंजर है, इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो ये है कि सड़कों पे उतरना, प्रोटेस्ट करना या किसी तरीके की आवाज उठाना, इस तरह का काम करने वाला जो कैडर था, भाजपा ने उसको इनइफेक्टिव कर बना दिया है। उसका दूसरा रीजन ये भी है कि लोग अब जो है ना वो आसानी से सड़कों पे नहीं उतरते हैं। जी सर, अब दूसरी जो बड़ी खबर है वो ये है कि पिछला महीने जुलाई में जो जेंजी का एजिटेशन हुआ जंतर मंतर पर, 20 जुलाई से 1 महीने तक चला और 20 जुलाई को वहां लाठीचार्ज हुई और 24 तारीख आते आते हुकूमत को पीछे हटना पड़ा। उस बीच में वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद इंस्टाग्राम पे आए और बातचीत करने की कोशिश की और ये कहा गया कि बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर का जो सोशल मीडिया में नंबर 1 था वो पीछे चली गई है और इसकी वजह से वो जेनजी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अब जो नई खबर आई है, पहली अहम खबर आई है कि काबीना मीटिंग में वजीर आजम ने तमाम वज़रा से और तमाम से कहा है कि आप सोशल मीडिया पर सरगम रहें, रोजाना एक रील बनाएं, बातचीत करें। तो ठीक यहाँ तक तो दुरुस्त है कि आप जो है सोशल मीडिया पर सरगम रहे, लेकिन किसी मिनिस्टर की कारकिर्दगी का जांचने का अगर ये पैमाना बन जाए सोशल मीडिया पर काम करने को, जबकि सरकार में एक डिपार्टमेंट होता है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट होता है जिसका काम ही होता है सरकार का प्रचार करना। अगर इंफॉर्मेशन का काम, मंत्रालय का काम छोड़कर अब होम मंत्रालय या डिफेंस, फाइनेंस, हेल्थ, ये लोग करने लगे अपने प्रचार का काम, फिर सवाल यही अहम है कि इनके जिम्मे जो असल काम है हेल्थ वालों का, एजुकेशन का या रूरल डेवलपमेंट का, ये लोग कब काम करेंगे। दूसरा अहम सवाल ये है कि क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये समझते हैं कि इस तरह की सोशल मीडिया सरगर्मी से जेनजी की जो शिकायत है या जेन अल्फा की जो शिकायत है, जो उत्तर प्रदेश में जो स्कूलों के बाहर धरना मुजाहरा हो रहा है, क्या वो खत्म हो जाएंगे।
आपने कई सारे पहलुओं को इसमें छेड़ा है। सोशल मीडिया आप समझ लीजिए कि जब से ये 10-12 साल से बीजेपी की सत्ता आई है, तो वो सोशल मीडिया ही को मोबिलाइज करके एक तरह से आई है, ये कहा जा रहा था। और उसमें खुद प्रधानमंत्री हमारे जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर खुद भी एक्टिव हैं और अपने मिनिस्ट्री को इससे पहले भी वो कहते रहे हैं कि आप लोग अपनी बातें पहुंचाइए, और वो दिखता भी है हर आए दिन हम देखते हैं। और इसी की बुनियाद पे जो प्रधानमंत्री के विरोधी गुट के लोग रहे हैं, और जिनको वो लेफ्टिस्ट और अर्बन नक्सल और चाहे जो भी कुछ नाम देते रहे हों, लेकिन एक समाज का हिस्सा ऐसा रहा है जिसने ये बात पेश करने की कोशिश की कि, और इस बात को जिसको फैक्ट चेकर्स वगैरह और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वगैरह ने भी आगे बढ़ाया, कि किस तरीके से कोई एक नैरेटिव भाजपा की केंद्रीय टीम की तरफ से, जिसको कि आईटी सेल वगैरह कहा जा रहा है, उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए पेश किया। और बड़े-बड़े इन्फ्लुएंसर्स ने, सिनेमा के लोग, मैदान के लोगों ने, इंडस्ट्री के लोगों ने, सियासतदानों ने वगैरह कट पेस्ट की शक्ल में किसी किसी ने किसी हद तक जो है ना वो आगे बढ़ाया है नैरेटिव को। तो अलग-अलग इश्यूज के ऊपर भाजपा की तरफ से या संघ परिवार की तरफ से ऐसे पॉइंट्स दिए जाते हैं कि जिसके जरिए से एक नैरेटिव बने और सोशल मीडिया में एक आवाज बन करके एक बात को किसी तरीके से पुरजोर आवाज से पेश किया जाए। और इसका पार्टी को हक है, और हमारे संविधान में इसकी आजादी है कि हर आदमी अपनी बात रख सकता है। तो भाजपा चूंकि एक संगठित गिरोह है, पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, और संघ भी जो है वो बड़ा मजबूत गिरोह है, तो वो लोग जो है अपनी ताकत का, जो उनके संगठन की ताकत है, जो समाजी ताकत है और जो पैसे की ताकत है, उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कोई नई चीज तो नहीं है, एक बात ये। दूसरी बात ये कि यहाँ इस वक्त प्रधानमंत्री ने उनसे कहा है कि वो और ज्यादा एक्टिव हों, तो ये सर यकीनी तौर पर जी। सर पार्टी सतह पे नहीं, अपने मंत्रियों को ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अच्छा काम कीजिए, हेल्थ की जो कमजोरी है या एजुकेशन, उस पर बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हम लोग सरगम ज्यादा हो। ये मेरा असल सवाल था। सही कहा आपने। इस वक्त प्रधानमंत्री ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी इमेज को जो धक्का लगा है, डेंट लगा है, और उनके मंत्रियों के बारे में जो नाराजगी जनता में, खासतौर से युवाओं में, जेन जी और जेन अल्फा वगैरह सब कहा जा रहा है, उनके अंदर फैलती चली जा रही है। तो ये प्रधान जी के इस्तीफे तक रुकने वाली बात नजर नहीं आ रही थी। उसके बाद गडकरी जी का इस्तीफा है, कुछ लोग जो है सीधे सीधे होम मिनिस्टर, यूनियन होम मिनिस्टर शाह जी के तरफ भी उंगली उठा रहे थे, और कुछ लोगों ने चलते फिरते जो है प्रधानमंत्री जी को भी निशाना बनाया था, और भी कई सारे मंत्रियों के उसमें नाम आ रहे थे, कंट्रोल। तो इस तरीके की चीजें जो आ रही थी, और करप्शन की चीजें आ रही थी अलग अलग राज्यों में, भाजपा के मंत्रियों संत्रियों, यहाँ तक के मुख्यमंत्रियों के ऊपर भी आरोप लगे हैं, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश तक। तो उनके सत्ता में बैठे हुए लोगों के साथ में ये जो चीजें हो रही थी, प्रधानमंत्री जी ने ये शायद सोचा है कि हम लोगों को इस नैरेटिव का जवाब देने के लिए तैयार होना चाहिए। तो ये कहा जा सकता है कि शायद प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि उनके मंत्री जो भी कुछ काम कर रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा जनता तक पहुंचाएं। हालांकि आपने इशारा किया कि इसके लिए जो है ना सरकार का पूरा तंत्र होता है, पूरी मशीनरी है, और बड़ा हाँ, बजट होता है इंफॉर्मेशन उसका, की आईडी इंफॉर्मेशन तो है ही। और वो लोग उसका काम करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि नैरेटिव बनाने और इमेज को बाकी रखने का काम जो है वो हर सियासतदान करता है, और हर राजनीतिक पार्टी के लिए या हर राजनेता के लिए अपनी इमेज और अपना मैसेजिंग क्या जाती है, कैसे जाती है, इसको देखना जो है वो बहुत जरूरी हो गया है। मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने बताया, बातचीत होती रहती है कि जैसे मिसाल के तौर पर अशोक गहलोत जी जब मुख्यमंत्री राजस्थान के हुआ करते थे, तो वो हमेशा अपने करीब के लोगों से ये पूछते थे कि यार ये मैं कह रहा हूँ, या मैं ये बयान दे रहा हूँ, या हम ये कहेंगे, कुछ करेंगे, तो उसका मैसेज क्या जाएगा लोगों में, है ना। मतलब ये है कि हम क्या करते हैं और उसका क्या असर होता है जमीन पर, और उसके इकोनॉमी पर या सोसाइटी पर या पॉलिटिक्स पर या डेवलपमेंट के काम कैसे होते हैं, नहीं होते हैं, या उसका फायदा क्या होता है, नहीं होता है। इससे ज्यादा फिक्र राजनेताओं को इस बात की होती है कि उनके कुछ कहने या न कहने, करने या न करने की वजह से उनके बारे में, उनकी इमेज के बारे में, अपनी या उनके पार्टी के बारे में, पार्टी की इमेज के बारे में लोग यानी वोटर्स जो है उनका क्या कुछ असर लेते हैं, क्या कुछ तासुर लेते हैं। तो ये यही बात जो है भाजपा के साथ में भी लगी हुई है।
भाजपा भी इस बात की ज्यादा कोशिश करती है कि इमेज ज्यादा से ज्यादा सुथरी रहे, निखर करके आए। अब ये बात ठीक है कि पहले वो कहा करते थे कि हमारा चाल अलग है, चरित्र अलग है, चेहरा अलग है, आप हमको उस बुनियाद पे परखिए, और हम जो है वो एक अल्टरनेट बन करके आए हैं और हम कांग्रेस की जो गलतियां हैं उनको सुधारेंगे। लोगों ने अब जो भी कुछ देखना था वो देख रहे हैं कि कैसे चाल चरित्र चेहरा चल रहा है, और कुछ चीजें अच्छी हो रही हैं, कुछ चीजों पर एतराज भी हो रहा है। तो अगर इन सारी चीजों में कहीं सबसे बड़ा धक्का इतने पूरे बड़े इक़्तिदार को भाजपा में लगा है, तो ये जेन ज़ी के इस प्रोटेस्ट की वजह से लगा है, और वो सारा के सारा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हुआ है। तो अब भाजपा के लिए और खासतौर से प्रधानमंत्री जी के लिए ये जरूरी है कि उनके सत्ता के जरिए से जो कुछ भी का काम किया जा रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके पेश करें, और लोगों के नजदीक ये जो नैरेटिव दूसरी शक्ल में जा रहा है उससे ज्यादा अगर कंटेंट लोगों के पास आए तो उसके जरिए से शायद थोड़ा बहुत कुछ नॉर्मलाइज हो जाए, कुछ डाइल्यूट हो जाए। ये भी एक बात होती है। अब सर मेरा इस सिलसिले में आखिरी सवाल है कि अगर आप ये जब 2014 में जो वज़ीर आज़म मोदी साहब एक नैरेटिव बनाते थे और उसको चलता था मीडिया में, चूंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया उनके हाथ में थी। अब जो सोशल मीडिया आया है उसमें फैक्ट चेक ज्यादा हो रहा है और इस फैक्ट चेक में बहुत पीछे चले गए। आज ही मैं एक वीडियो देख रहा था, योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो लोड किया उन्होंने, जिसमें वो बोलते हैं कि अखिलेश यादव के बारे में कि पहले पीटीए पछड़ा था, अब पंडित हो गया, कुछ दिन के बाद पाकिस्तान हो जाएगा पीछे। उसके में जो कमेंट मैंने देखा 200 कमेंट में ज्यादातर कमेंट में योगी को गाली थी। यही यार वजीर आजम मोदी को देखकर कोई भी कमेंट आता है उसमें गालियां ज्यादा होती है, अगेंस्ट ज्यादा होती है। तो क्या सोशल मीडिया ने मोदी का जो कब्जा था मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए नैरेटिव बनाने में वो छीन लिया गया है, उस यही उनकी बेचैनी ज्यादा है। मेरा सवाल ये था कि अगर आप आज की तारीख में सोशल मीडिया को देखेंगे, ट्विटर हैंडल को या फेसबुक को, उसमें जब ये लोग कुछ बोलते हैं तो उनके नीचे कमेंट में जो गालियां हैं ज्यादा गाली है। जैसे योगी को कहा कि भाई कभी तुम पाकिस्तान से बाहर तो निकलो, तुम कुछ स्कूल तो देखो, पीएम के बारे में इस तरह कमेंट है। तो इससे अंदाजा होता है कि अब वो दबदबा पहले वाला नहीं रहा, अब इनका काउंटर भी ज्यादा होने लगा है। क्या ये काउंटर जो ज्यादा हो रहा है उसकी वजह से इनके अंदर बेचैनी बढ़ गई है? हाँ, बिल्कुल है। तभी तो प्रधानमंत्री ने कहा ना कि मंत्रियों से कि आप अपना जो है ना सोशल मीडिया पर प्रेजेंस बढ़ाइए, एक्टिव हो जाइए, अपने कामों को ज्यादा से ज्यादा पेश कीजिए और अपनी चीजों को जो है वो अपनी इमेज को बिगड़ने से बचाइए। और कुल मिलाकर के ये पहला मौका है जब सीधे सीधे प्रधानमंत्री जी की इमेज को धक्का पहुंचा है और उसको जिक पहुंचाने की कोशिश की है, और उनके बारे में गलत शब्दों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और लेकिन जो है इसके जरिए से ये भी कहा जा सकता है कि इसमें जनता का या खास तौर से नौजवानों का जो गुस्सा है वो भी उबल पड़ा है, और लोगों ने ये समझा कि उनकी जो अपेक्षाएं और उम्मीदें प्रधानमंत्री के पहली मर्तबा कुर्सी संभालने के वक्त में बनी थी, और उसके लिए जिम्मेदार खुद प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने ऐसे बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, ऐसे बड़े बड़े वादे किए थे जिनको अभी रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो उसकी वजह से देश की और दुनिया की और उनके वोटरों की तो क्या, हर तबके की, सभी की जो है ना वो उम्मीदें बढ़ गई थी, और उन उम्मीदों पे वो शायद पूरा खरा नहीं उतर पा रहे हैं, कहीं उतरे हैं कहीं नहीं उतरे हैं। और साथ ही साथ उनका जो भी कुछ एजेंडा है वो करीब करीब संघ का एजेंडा रहा है। तो उस एजेंडे के मुताबिक जो है ना भाजपा ने, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे काम भी किए हैं, चाहे वो 370 का मामला हो, राम मंदिर का मामला हो, तलाक 3 तलाक वाले के इशू पर कुछ काम हो, वक्फ बोर्ड को धक्का लगाने की कोशिश हो, और उसके बाद में यकसा सिविल कोड का मामला हो। इस तरह के जो पेटेंटेड संघ के एजेंडे की चीजें रही हैं, तो मोदी जी ने उस पर काफी काम किया और उसमें बड़ी हद तक सक्सेस भी हासिल किया। लेकिन सत्ता चलाना इतना आसान भी नहीं होता है। पिछली मर्तबा वो फुल फ्लेज मेजोरिटी में काम कर रहे थे, बेधड़क बेलगाम उनका जो अश्वमेध घोड़ा था वो दौड़ रहा था। इस मर्तबा उस घोड़े को लगाम लगी है, और नायडू जी के हाथ में कुछ और कुछ नीतीश जी के हाथ में है, तो वो पूरे फुल मेजोरिटी के साथ में तो काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो लगाम थी वो कमजोर थी। तो अब ये कहा जा सकता है कि नौजवानों ने अब लगाम जो है वो जो कमजोर हो गई थी वो अब अपने हाथ में ले ली है, और अब वो सत्ता को बेलगाम दौड़ने को शायद नहीं दे रहे हैं। सर अब आखिरी जो हमारे पास जो खबर है वंदे मातरम को लेकर जो अभी मौजूदा सियासत हो रही है, और वंदे मातरम की बुनियाद पर बीजेपी कांग्रेस को और उन तमाम लोगों को इंटरनेशनल साबित करने में लगे जो लोग वंदे मातरम को नहीं पढ़ना चाहते हैं या पूरी नजम नहीं पढ़ते जो। और आज जो शर्मिला कल एक शर्मिला टैगोर जो बंगाल से ताल्लुक रखती है, टैगोर खानदान से आती है और बहुत मशहूर फिल्मी अदाकारा भी है और नवाब पटौदी की बेवा भी है।
उन्होंने ये कहा कि भाई मुसलमानों को या वो हर वो शख्स उसको जिनका अकीदा एक अल्लाह पे है, उनको पढ़ने में दिक्कत होगी। उसको लेकर शर्मिला टैगोर को निशाना बनाया जा रहा था। मेरा सवाल ये है कि आखिर 80 साल बाद वंदे मातरम को इतना बड़ा इश्यू बीजेपी क्यों बनाना चाहती है? उससे क्या हासिल करेगी? और दूसरा, क्या बहुत अहम पेशरफ तो ये नहीं है कि कांग्रेस ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया कि सिर्फ 2 बंद गाएँगे, उन्हीं 2 बंदों को गाएँगे जो कांग्रेस के अधिवेशन में या आज़ादी के वक़्त भी 2 बंदों को कौमी गीत करार दिया गया था। या कांग्रेस एक तरह से पैगाम देने की कोशिश कर रही है कि भाई हम अभी भी सेकुलर और क्या नाम है, तमाम मज़हब के लोगों का एहतराम करने के लिए खड़े हैं। तो इसमें किसकी जीत होगी? अब ये बीजेपी का जो नैरेटिव है वो कामयाब हो जाएगा या कांग्रेस अपने एजेंडे पे कामयाब होगी? किसकी जीत होगी नहीं होगी इस पर तो बाद में बहस करेंगे या वो तो देखना होगा। लेकिन पूरे कज़िये को समझने के लिए आप इसको जानने की कोशिश कीजिए कि सन 1937 में कांग्रेस की जो सबसे बड़ी बॉडी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी सीडब्ल्यूसी जिसको कहते हैं, उन्होंने एक रिज़ोल्यूशन पास किया था और ये कहा था कि हम इसके जो है ना वो 2-4 बंद ही पढ़ेंगे और बाकी जो अगले बंद हैं तो उनको जो है वो नहीं नहीं अपनाया जाएगा। तो उस वक़्त जो है महात्मा गांधी जी भी थे और रविन्द्रनाथ टैगोर भी जिंदा थे। तो इस तरीके के दिग्गजों के सामने अगर पहले 2 ही सिर्फ 2 बंद पढ़े जाएंगे, 2 अशार पढ़े जाएंगे, इस बात का फैसला किया था कांग्रेस ने, तो उसके पीछे उस वक्त से ही ये माहौल चला आ रहा है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आज जो है वो भाजपा इस वंदे मातरम के इशू को उठा रही है। तो ये मामला वैसे पुराना है। दूसरी बात ये कि 1937 से लेकर के अब जो है ये मामला चल रहा है तो अचानक आया या नहीं आया, इस तरह की कोई बहस नहीं हो सकती है। भाजपा अपने एजेंडे पर पहले दिन से लगातार लगी हुई है और वो सत्ता में है तो वो समझती है कि हमें उसका हक हासिल है कि हमको लोगों ने वोट दिया है और हम जो है वो अपने एजेंडे के मुताबिक काम करेंगे। अब रह गई बात यह कि इसके ऊपर क्या एतराज हो रहा है, तो ये बुनियादी तौर पर अंग्रेजों के लिए लिखा गया था और उसमें ब्रिटिश सरकार की राजा की रानी की जो है वो तारीफ की गई थी और उसके बाद में भारत के कुछ चीजें हैं उनका जो है गुण गाए गए थे। तो ये चीज थी जिसकी वजह से उस वक्त भी जो है सारे के सारे बंद उसके इस्तेमाल में नहीं आते थे। और अब जो है अगर जिस तरह के आप नाम ले रहे हैं ऐसे कई सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे संविधान के आर्टिकल 25 में स्वतंत्रता दी गई है तो वो स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता है, शैक्षिक स्वतंत्रता भी है और साथ ही साथ जो है अपनी मर्जी से किसी धर्म को अपनाने और न अपनाने या जो धर्म अपनाया है उसका प्रचार और प्रसार करना, इन सब चीजों का भी अधिकार उनको दिया गया है। तो ये जो संवैधानिक अधिकार हैं उसमें मुसलमान ये बात कह रहे हैं, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, जमात इस्लामी हिंद हो, जमीयत उलमा हो और जो दूसरे भी छोटे बड़े तमाम उनके संगठन और धर्म गुरु या नेता राजनीतिक और गैर राजनीतिक नेता हैं, ये सब मिलकर के जो बात कह रहे हैं उसका लुब्बे लुबाब सिर्फ यही है कि इस्लाम चूंकि एकेश्वरवादी धर्म है, एक खुदा को मानने, उसको बंदगी करने और किसी दूसरे खुदा को उसके साथ में मिलाने, शरीक करने, शामिल करने को वो इजाजत उसकी नहीं देता। तो इसलिए ये जो वंदे मातरम के 2 बंदों से आगे जो बंद हैं उनके अंदर कहीं जो है वो दुर्गा के गुण गाए गए हैं जो कि हिंदू और सनातनियों के लिए पूजनीय हैं। कहीं लक्ष्मी देवी की जो है वो तारीफ की गई है जो सनातनी लोगों के लिए पूजनीय है। कहीं सरस्वती देवी की जो है वो तारीफ की गई है, गुण गाए गए हैं और उनको नतमस्तक होने की बातें की गई हैं। तो खुदा के सिवा किसी और के सामने नतमस्तक न होना ये एक संविधान का अधिकार और दूसरी जानिब वंदे मातरम को पढ़ने के लिए कहने या मजबूर करने के लिए कहा जाएगा अगर, तो उनके इस धर्म के साथ में वो टकराव होगा। ये 2 चीजें जो है वो सामने आती हैं और यही बातें बुनियादी तौर पर समर्थन और उसके विरोध का जो है वो कारण बनी है। दूसरा ये कि 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी तो उसने जन गण मन को जो है वो अपना लिया था और वंदे मातरम के पहले ही 2 बंद उस वक्त अपनाए गए थे। तो और दोनों भी जो है वो समान अधिकार इस माना में रखते हैं कि उनका एहतराम किया जाता है, उनकी कोई बेअदबी कोई न करे इस बात का ध्यान रखा जाता है और वो कोई करता भी नहीं है। प्रॉब्लम मसला अब इस वजह से आया है
कि इसको सरकार ने इससे पहले भी एक ऑर्डर के जरिए से, जीआर के जरिए से कंपलसरी किया नहीं किया, इस बात पर जो है बहस होती रही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये कहा था कि इसमें मे रिसाइट था, शैल रिसाइट बोल के नहीं था। तो इसलिए ये कहा गया कि अगर ये पढ़ना चाहे कोई तो पढ़े, कोई ना पढ़ना चाहे तो ना पढ़े। अगर कोई नहीं पढ़ता है तो वो कोई बेअदबी वंदे मातरम की नहीं कर रहा है। अब जब ये कानून बना दिया गया है और ये कहा गया है कि इसकी कोई बेअदबी करेगा तो उसको सजा मिलेगी, तो वो बेअदबी कैसे होगी, डिसरिस्पेक्ट क्या होगा, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसको कैसे बताया जाएगा, समझाया जाएगा। कानून के अंदर, उसके अंदर बताया जाता है कि बहुत वजाहत और सफाई नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। तो अगर हुकूमत जो है इसका मिसयूज करना चाहे तो बड़े आसानी से कर सकती है। मामला जो है वो पेचीदा यहां बना है। पहले जो धर्म के मामले में लेकर के, आस्था को और अकीदे को लेकर के, फेथ के मामले में लेकर मुसलमानों के साथ में इसका मामला बना हुआ था, वो तो अब भी बना ही हुआ है। दूसरी जानिब क्रिश्चियन समाज जो है उसके भी बहुत सारे एनजीओ संगठन जो है अब खुल करके सामने आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम लोग भी जो है ना वो बहुदेववादी मुशरिक और वैसे नहीं है, तो हमारे लिए भी जो है वो किसी दूसरे की पूजा पाठ या उसका अदब और एहतराम किसी देवी देवता का वो इजाजत हमारा क्रिश्चियन धर्म भी नहीं देता है। तो मामला सिर्फ अब मुसलमानों का भी नहीं है कि वो सिर्फ तौहीद के खिलाफ है इसलिए हम मुखालिफत करेंगे। और मोहम्मद अली जिन्ना ने और मुस्लिम लीग ने उस जमाने में से बुत परस्ती कहा था कि ये जो है ना दुर्गा जी और लक्ष्मी जी और सरस्वती जी जो है इनकी पूजा पाठ होगी तो हम लोग जो है ना ईश्वर के साथ में किसी दूसरे देवताओं को मिला रहे हैं, तो बुतों के साथ में गोया के परस्तिश उसकी बुतों की हम कर रहे हैं। तो उस वक्त ये भी कहा गया था। और दूसरी जानिब जो है सियासी बहसें वो हैं इस वजह से कि भाजपा को ये ठीक लगता है कि किसी न किसी कारण, किसी न किसी इशू को उठा करके कांग्रेस को कॉर्नर करने की वो कोशिश करती है। तो अब कांग्रेस को कॉर्नर करने के लिए, देश विरोधी बताने के लिए या और अलग अलग संज्ञा दी जा रही है, वो सब करने के लिए 150 साला जश्न जो मनाया गया था पार्लियामेंट के अंदर, उसमें भी जो है ये बात कही गई थी और उस वक्त भी जो है वो सारी बातें उसमें बहुत तफसील से उसके हक में और उसके खिलाफ में आ गई थी। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, टैगोर जी हैं, बोस जी हैं, पटेल जी हैं, इन सब लोगों ने 1937 में इसको इसके ऊपर काफी ये बात की थी और दो बंद उसके गाए जाएंगे, ये बात कही गई थी। उस वक्त उसे अपीजमेंट नहीं कहा गया था कि ये मुसलमानों को खुश करने के लिए कर रही है कांग्रेस पार्टी या ये सारे नेता कर रहे हैं। उस वक्त ये मामला था कि ये इंक्लूसिव बने, कोई भी बात, कोई भी निर्णय सरकार का जो है वो क्या सारे समाज को जोड़ रहा है, साथ लेकर के चल रहा है, क्या सब लोगों का विश्वास हासिल किया जा रहा है, एतमाद लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी खुद जो है वो कहते रहे हैं कि हमको सबका विश्वास लेना है और सबका साथ लेना है और उसके साथ में हमको सबका विकास करना है। तो भाजपा को तो ये देखना होगा ना कि वो सबका विश्वास हासिल कर रही कि नहीं कर रही है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज की तीन अहम, इस हफ्ते की जो तीन बड़ी खबरें थी जो सुर्खियां बनी और मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस पे बहुत डिबेट भी हुआ, लेकिन हमने एक नए, हम आपकी गुफ्तगू से तीन खबर पे एक नया नजरिया, एक नई सोच देने की हम लोगों ने कोशिश की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने देखने वालों से दरखास्त है कि अगर हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।